नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। हैकर ने कोविड-19 रिलीफ फंड के लिए डोनेशन में बिटकॉइन की मांग की है। हालांकि तुरंत बाद में बोगस ट्वीट डिलीट कर दिया गया। प्रधानमंत्री की पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट पर क्रिप्टो करेंसी से जुड़े ट्वीट किए गए। ट्विटर अकाउंट पर एक मैसेज में लिखा गया, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि कोविड-19 के लिए बनाए गए पीएम मोदी रिलीफ फंड में डोनेट करें। संसद के मानसून सत्र में प्रश्नकाल हटने से विपक्ष लाल। सरकार पर महामारी के बहाने लोकतंत्र कुचलने का आरोप। 14 सितंबर से 2 पालियों में चलेगी संसद। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लद्दाख दौरे पर थल सेना प्रमुख नरवणे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त। आज सुबह लद्दाख पहुंचे हैं आर्मी चीफ। जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए आर्मी चीफ वहां पर पहुंचे हैं। चीन से जारी तनाव के बीच वाकई ये दौरा बहुत अहम है। सेना की तैयारियों का जायजा वहां पर वो लेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लद्दाख दौरे पर थल सेना प्रमुख नरवणे हैं। आज सुबह लद्दाख पहुंचे हैं आर्मी चीफ। जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए वो वहां पहुंचे हैं, क्योंकि ऐसे में जब भारत चीन सीमा पर लगातार विवाद बना हुआ है तो ये दौरा वाकई बहुत अहम हो जाता है। सेना की तैयारियों का जायजा वो वहां पर लेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मनोज मुकुंद नरवणे लद्दाख दौरे पर है। आज सुबह ही वो लद्दाख पहुंचे हैं और वहां पर सेना की किस तरह की तैयारियां हैं उनका वो जायजा लेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चीन से जारी तनाव के बीच वाकई ये दौरा बहुत अहम हो जाता है। सेना की किस तरह की तैयारियां हैं उनका वो जायजा लेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उधर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। दरअसल मोदी जी का कैश मुक्त भारत, ये राहुल गांधी ने कहा है ट्वीट के जरिए। मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी मुक्त भारत, ये भी राहुल गांधी ने दरअसल ट्वीट के जरिए कहा है। ये वही वीडियो है जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया। नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। नोटबंदी हिंदुस्तान की असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। 8 नवंबर 8 बजे 2016 प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का निर्णय लिया। 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट रद्दी कर दिया। पूरा हिंदुस्तान बैंक के सामने जाके खड़ा हुआ। आपने अपना पैसा, अपनी आमदनी बैंक के अंदर डाली। पहला सवाल, काला धन मिटा? नहीं। दूसरा सवाल, हिंदुस्तान के गरीब जनता को नोटबंदी से क्या फायदा मिला? जवाब, कुछ नहीं। तो फायदा किसको मिला? फायदा हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को मिला। कैसे? आपका जो पैसा था आपके जेब में से, आपके घरों में से निकालकर उसका प्रयोग सरकार ने इन लोगों का कर्जा माफ करने के लिए किया। मगर वो सिर्फ एक लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य भी था छुपा हुआ, जमीन साफ करने का। जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, असंगठित अर्थव्यवस्था का सेक्टर है, वो कैश पे चलता है।
छोटा दुकानदार हो, किसान हो, मजदूर हो, वो कैश से काम। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को लेकर विशेष पहचान रखता है। दरअसल जिसके चलते यहाँ की रोड ऊपर टाइगर, तेंदुए के साथ साथ अन्य जंगली जानवर भी देखने को मिलते रहते हैं, जिसके वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। लेकिन इस बार एक बड़ा जंगली जानवर मगरमच्छ प्रशासन की नाक के नीचे कलेक्ट्रेट परिसर तक पहुंच गया। भारी भरकम मगरमच्छ शाम होते ही विकास भवन के गेट से लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में खुलेआम घूमता हुआ भी दिखाई दिया। वहीं किसी युवक ने अपनी गाड़ी में बैठकर इसका वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और ये एक्सक्लूसिव वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो के जरिए आप देख सकते हैं मगरमच्छ दिखने से यहां हड़कंप मच गया। कलेक्ट्रेट में मगरमच्छ की दस्तक होती है। दरअसल अक्सर जंगली जानवर यहां पर आ जाते हैं। उधर बुलंदशहर में दबंग ने बाइक सवार को बेरहमी से पीट दिया। मारपीट में पीड़ित को गंभीर चोट भी आई है। मामूली बात को लेकर यह पिटाई इसकी तरफ से की गई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सिकंदराबाद का यह वीडियो बताया जा रहा है। आपको हम ये वीडियो भी दिखा रहे हैं, बुलंदशहर का ये वीडियो, जहां पर मामूली बात को लेकर यह कहासुनी हुई और उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाइक सवार को बेरहमी से इन लोगों ने पीटा। यह आप तस्वीर देखिए जरा। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे ये इस बाइक सवार युवक के साथ मारपीट कर रहे थे। मामूली बात को लेकर पिटाई की गई इस शख्स की और इसका वीडियो भी बनाया गया। हालांकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन आप इस दबंग को जरा देखिए कि किस तरह से ये बाइक सवार को बेरहमी से पीटता है। मारपीट में पीड़ित को गंभीर चोट भी आई है और उसी का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। मामूली बात को लेकर यह कहासुनी हुई थी इन दोनों के बीच और उसी बीच ये शख्स इस बाइक सवार युवक को मारना शुरू कर देता है। हालांकि कुछ लोग बीच बचाव जरूर करने की कोशिश करते हैं। उधर महोबा जिले में पियाजी महिला कर्मी और एक महिला के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला को बीच चौराहे में पियाजी महिला पुलिस द्वारा पीटा जा रहा है। हालांकि महिला द्वारा भी पुलिस से हाथापाई की जा रही है। बाद में महिला को घसीटते हुए चौकी के अंदर ले जाया जाता है। ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के सुभाष चौकी का है। इस विवाद की जड़ नो एंट्री में वाहन खड़ा होना बताया जा रहा है। फिलहाल पियाजी महिला जवान रिक्की सिंह द्वारा कोतवाली में महिला के खिलाफ मारपीट और अभद्रता की तहरीर दी गई है। नो एंट्री में वाहन खड़ा करने को लेकर ये मारपीट दरअसल की गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस महिला की तरफ से बीच सड़क पर हंगामा किया गया। नो एंट्री में गाड़ी को पार्क करने को लेकर ये हंगामा हुआ और आप जरा देखिए कि किस तरह से ये इस महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने की कोशिश कर रही है। हालांकि बाद में इसे थाने में भी ले जाया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली के दाम में बढ़ोतरी की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त 12% महंगी हो जाएगी अब बिजली उत्तर प्रदेश के अंदर। पावर कॉर्पोरेशन जल्द नई टैरिफ दरें लागू भी कर सकता है सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं पर। हालांकि इसका असर पड़ेगा, कम बिजली इस्तेमाल करने वालों पर इसका बोझ पड़ेगा। ये बड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। और चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे कि पहले बिजली की दर क्या थी और अब क्या दर है। आप देखिए 100 यूनिट में पहले मौजूदा टैरिफ 825 रुपए लगता था और प्रस्तावित टैरिफ 840 रुपए, फायदा 15 रुपए का। फायदा या नुकसान की हम बात करें 15 रुपए का नुकसान होता था। 200 यूनिट की हम बात करें 1125 रुपए लगते हैं मौजूदा टैरिफ। उसके बाद प्रस्तावित टैरिफ की हम अगर बात करें तो 1130 रुपए लगते हैं। फायदा या नुकसान की हम बात करें 5 रुपए का नुकसान इसमें होता है। 300 यूनिट की हम बात करें 1725 रुपए मौजूदा टैरिफ लगता है। उसके साथ साथ अगर हम शहरी घरेलू दरें की बात करें मौजूदा और प्रस्तावित क्या है, तो उसके बारे में हम आपको ये बता दें कि 150 यूनिट तक
₹5.50 यूनिट लगता है और इसके साथ साथ जो प्रस्तावित है 100 यूनिट तक ₹5.50 प्रति यूनिट लगेगा। इसके साथ साथ आपको ये बता दें 151 से 300 यूनिट तक ₹6 प्रति यूनिट लगता है। इसके साथ साथ 101 से 300 की यूनिट अगर होती है तो ₹5.80 प्रति यूनिट लगेगा। उसके साथ साथ 151 से 300 यूनिट तक अगर होती है मौजूदा हम अगर बात करें ₹5 लगता है और प्रस्तावित की हम बात करें 300 यूनिट से ज्यादा अगर है तो ₹5.60 लगते हैं। 301 से 500 यूनिट तक ज्यादा अगर बिजली यूज की जाती है तो ₹5.50 प्रति यूनिट लगता है। तो आपको बता दें कि ये बदलाव किए गए हैं जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। ये बदलाव जो किए गए हैं वो ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। तो ये बदलाव ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं पहले की दरें क्या थी और अब जो नए यहां पर लागू होने वाली हैं उनके क्या कुछ बदलाव किया गया है। ये शहरी घरेलू दर जिसे हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गोरखपुर से हमारे साथ सुशील जुड़ चुके हैं, उधर लखनऊ से हमारे साथ विजय मिश्रा जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सुशील मैं आपका रुख करूंगी। आप देखिए कि बिजली की जो दरें हैं इनमें बदलाव करने की बात सामने आ रही है। सबसे पहले आप विस्तार से ये बदलाव समझाएं दर्शकों को। देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि ये बिजली की दरें इससे पहले जो है 2017 में बढ़ी थी और 2017 में भी इस कदर नहीं बढ़ी थी जो अब इस समय बढ़ने वाली है। यानी उत्तर प्रदेश में अगर 12% महंगी जब बिजली की दरें होंगी तो आप समझ सकते हैं कि ये जो नई टैरिफ है जिस दिन से लागू होगी उस दिन से अगर घरेलू उपभोक्ताओं की अगर बात करें तो उन पर 60 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी होगी। और वहीं अगर किसानों की बात करें तो 15% जो है बढ़ोतरी होगी, जिसको लेकर के सरकारें सोचती है। और वहीं औद्योगिक उपभोक्ताओं की अगर बात करें तो उनके जो है पैसे की जो दरें बढ़ेंगी उनमें से इनकी बहुत कमी होगी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब ये दरें लागू हो जाएंगी तो समझ सकते हैं कि 200 यूनिट वालों को कम से कम 101 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। यानी 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक जो है एक्स्ट्रा चार्ज देने लगेगा। यानी जो लोग जो है 200 रुपए देते थे अब 101 रुपए उससे एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी आप समझ सकते हैं प्रति यूनिट जब 101 बढ़ेगा तो किस कदर उन पे महंगाई की मार पड़ेगी। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़े हैं और अब बिजली की दरें बढ़ने के बाद कहीं न कहीं चाहे घरेलू उपभोक्ता हो चाहे फिर वो किसान हो उन सबको पे सबसे ज्यादा भार पड़ने वाला और निश्चित रूप से इसको लेकर के उनके में आक्रोश जरूर नजर आए। बिल्कुल विजय मिश्रा जिस तरह से जिक्र कर रहे थे सुशील भी अभी जो बदलाव किए गए हैं नई दरों को लेकर उन्होंने तमाम बातें कही। लेकिन ऐसे में हम देखिए एक तरफ कोरोना काल लोगों पर पहले ही महंगाई की मार पड़ रही है और दूसरी तरफ अब ये बिजली के दाम और ज्यादा दिक्कत लोगों के सामने आ सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कारण क्या है जिसकी वजह से लगातार उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो रही है। बड़ा आश्चर्यजनक है क्योंकि आसपास के भी जो राज्य हैं अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो उसमें भी उत्तर प्रदेश इस समय सबसे महंगी दरों पर बिजली दे रहा है। बड़ा आश्चर्यजनक है कि हमारे आसपास जो राज्य है हमसे कई गुना नीचे अपने यहाँ बिजली की दरों को रखे हुए और दिल्ली जैसे प्रदेश की अगर हम बात कर ले तो वहां पर पिछले 5 सालों में बिजली के दरों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो आश्चर्यजनक होता है, यहाँ पर सरकार कहती है कि वो लाइन लॉस लगातार कम करने पे लगी हुई है, लगातार उनके जो सचल दस्ते हैं वो छापे मार रहे हैं, लगातार इन सब के जरिए से उनकी पूरी कोशिश है कि वो जो बिजली की चोरी हो रही है उसको रोक सके। और साथ ही साथ यहाँ पर बिजली विभाग इस बात के भी दावे कर रहा है कि जो उपभोक्ता पहले बिजली चोरी करते थे वो इस समय लगातार कम हुई। तो जब लाइन लॉस आपका कम हुआ है और आप पिछली जो बकाया वसूली है उसको कर पाने में आप अपने आप को सफल दिखा रहे हैं, तो ऐसे में बिजली दर बढ़ाने की जरूरत क्यों? जाहिर है कि यहां पर सरकार का यह कहना है कि जो लगातार घाटे में बिजली विभाग जो चल रहा है उसको कहीं ना कहीं यहां पर दुरुस्त करने की बात है। तो जाहिर सी बात है कि आप सबसे पहले उन सरकारी विभागों से उन पैसों को वसूले जिनका बकाया करोड़ों रुपए में बाकी है। आपको बता दें कि बड़े बड़े संस्थान चाहे BSNL हो या फिर इस तरह के जो भी सरकारी संस्थान है उसमें करोड़ों रुपए का बकाया बिजली विभाग का है, जिसको
बिजली विभाग अभी भी वसूल नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर से उसकी जो मार है वो आम जनता पर पड़ने वाली है, यानी उन ईमानदार उपभोक्ताओं पर पड़ने वाली है जो आपको हर महीने बिजली का बिल जमा कर रहे हैं। जाहिर है कि यहाँ पर सरकार को चाहिए था कि पिछला बकाया वसूलने के साथ साथ में जहां पर बिजली की चोरी हो रही है, जहां पर लाइन लॉस हो रहा है, उस पर एक्टिव होकर के उसे रोके, उसे यहाँ पर खत्म करे, जिसकी वजह से जो बिजली का घाटा है उसको रोका जा सके। लेकिन यहाँ पर उन्हीं ईमानदार उपभोक्ताओं से फिर से इस बार प्रस्तावित है जो बिजली की बढ़ोतरी, जिसके जरिए से एक बार फिर से वही पैसा दे जिसके जरिए से सरकार के घाटे को रोका जा सके। तो ये कहा जा सकता है सीधे तौर से इस कोरोना काल के ऊपर नीम चढ़ा करेला वाली स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर आपने तो इस समय कोरोना काल में तो वैसे भी लोगों के हालात बहुत ज्यादा खराब है, और ऊपर से अब बिजली की बढ़ी हुई प्रस्तावित दरें भी अगर उनके सर पर पड़ती है तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं उनके लिए ये और भी ज्यादा मुश्किल घड़ी हो जाएगी। हालांकि सरकार को यहाँ समझना चाहिए कि अगर जनता ने आपको चुना था, पिछली सरकारों की कमियों की वजह से चुना था, तो जाहिर है कि आपको इस 3.5 साल में लाइन लॉस को खत्म करना चाहिए था। यहाँ पर आपको पिछला बकाया वसूल करना चाहिए था, जिसके जरिए से बिजली दरों को सस्ता किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर बिजली दरें सस्ती नहीं हुई है। लगातार योगी सरकार में बिजली बढ़ोतरी हो रही है, इसके पहले भी इन्होंने बढ़ोतरी की थी और ये दोबारा फिर से बढ़ोतरी होने के लिए बिल्कुल सुशील 20,401 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं बिजली चोरी के जो मामले सामने आए थे। लेकिन अब योगी सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि जो बिजली चोरी के मामलों को लेकर वो बिजली थाने खोलने जा रहे हैं, ये समस्या दूर की जाएगी। लेकिन ऐसे में जो बिजली विभाग की तरफ से ये बड़ा भार यहां पर उपभोक्ताओं पर डाला जा रहा है, राहत की आप बात करते हैं, कोरोना काल में पहले ही इतनी दिक्कतें लोगों के सामने आ रही है और अब और ज्यादा दिक्कतें यहां पर सामने आ जाएंगी। बिल्कुल आरंजा, आपने सही कहा। और आपने एक बात पहले आके देख लीजिए कि अगर तमाम ऐसी जो सरकारी आवास है, सरकारी भवने हैं, उन पर करोड़ों करोड़ों का जो है बिजली का बिल बकाया है, चाहे बीएसएनएल ऑफिस की बात कर लीजिए या तमाम जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनके पदों की अगर बात कर लीजिए या सरकारी विभागों की बात कर लीजिए, तो सबसे लाखों का करोड़ों का बाकी है, लेकिन वहाँ पे बिजली नहीं करती है, वहाँ से पैसे नहीं वसूले जाते हैं। लेकिन वसूले किससे जाते हैं? जो आम सत्ता है, जो आम जो नागरिक है, कोरोना काल में पहले ही परेशान है। और ऐसे में लगातार उस पर ये महंगाई का मार कहीं ना कहीं उस पर दोहरी मार ही जो पड़ रहा है, उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब है कि अभी वो खड़ा होकर के धीरे समझना भी नहीं जो है सीख पाया है इस कोरोना काल में कि कब तक जो है लगातार उस पर ये महंगाई की मार कहीं ना कहीं उसे फिर जो है नीचे जो है ले जाने का काम करेगी। और जिस तरीके से लगातार जो है बिजली के दरों में बढ़ोतरी हो रही है या फिर गैसों के दाम में बढ़ोतरी है या पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी है, आप सकते हैं कि हर तरह का परेशान है। किस तरह से वो अपने परिवार को और अपना जीविका चलाएगा, ये समझा जा सकता है। किसी गोरखपुर की अगर बात करें तो अभी आंकड़ा ले लिया जाए तो तकरीबन करोड़ों का जो है बिजली का बिल बकाया है, लेकिन उन बड़े बकायेदारों के पास न बिजली का विभाग जाता है और न ही उनसे वसूली की जाती है। लेकिन बिजली के दर बढ़ा करके आम उपभोक्ता पे दोहरी मार डालने के लिए सरकार तरीके से तैयार। विजय मिश्रा, सबसे ज्यादा असर जो इसका देखने के लिए मिलेगा, हम अगर देखें तो मध्यम श्रेणी के ज्यादा उपभोक्ता हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो बिजली का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उनका रहता है कि आप लिमिटेड ही बिजली इस्तेमाल करेंगे तो लिमिटेड ही आपका बिल आएगा। लेकिन सबसे ज्यादा इसका असर उन्हीं लोगों पर देखने के लिए जरूर मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि सबसे ज्यादा मध्यम श्रेणी ही पिसता है इन सब चीजों में, क्योंकि उन्हें किसी न किसी तरह से अपने घर में उन सभी व्यवस्थाओं को संपूर्ण करके रखना पड़ता है, जिसकी वजह से जिस समाज में वो रह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कोई भी विभाग, यानी मैं अपने किसी भी विभाग की अगर हम बात कर ले, अगर वो घाटे में चलता है तो सबसे पहले बचत वो अपने विभाग से करता है। बिजली विभाग की एक और बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि इनके जितने भी कर्मचारी हैं, उनके घर में जो बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है उसका एक भी पैसा बिल नहीं आता है। यानी ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि बिजली विभाग को अगर अपने घाटे से उबरना है तो सबसे पहले वो खुद बचत करना सीखे। यानी सबसे पहले यहां पर उस बात पर रोक लगानी चाहिए थी कि जिसके जरिए से जो उनके घरों में बिजली के कनेक्शंस लगे उसको इस समय मॉडिफाई करके उसका पैसा वसूला जाता, वहां से पैसे आते, क्योंकि यहां भी लाखों की संख्या में बिजली कर्मचारी जो हैं वो काम करते हैं, लेकिन वो भी अपने घरों में 2-2 कनेक्शन करा करके रखे हैं और 2-2 कनेक्शन के साथ साथ वो भी उनका फ्री में कनेक्शन होता है। तो जाहिर है कि यहाँ पर सरकार पूरी तरह से यहाँ पर जनता पर भार डालने के लिए आमादा है और यही कारण है कि एक बार फिर से उन्होंने 12% प्रस्ताव को बिजली नियामक आयोग के पास भेजा है। तो ठीक है, शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।
उधर मिर्जापुर में बीजेपी नेता के पेट्रोल पंप पर दबंग बदमाशों की गुंडागर्दी सामने आई है। पंप पर पेट्रोल भराने के बाद कर्मचारियों से मारपीट की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने धक्का मुक्की कर कानून को चुनौती दे डाली। मारपीट करने वाला दबंग टॉप 10 अपराधी की सूची में शामिल है। मारपीट की घटना मौके पर लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई। पुलिस ने शातिर अपराधी को गिरफ्तार भी कर लिया है और ये सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस पूरी घटना का किस तरह से ये दबंग पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की करता है, ये हम आपको सीसीटीवी के जरिए दिखा रहे हैं। उधर गोंडा में निर्माणाधीन मकान के पानी को लेकर विवाद हो गया। दो पक्षों में मारपीट भी हुई, जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वीडियो में मारपीट करते हुए लोग भी दिखाई दे रहे हैं। नगर कोतवाली के बड़गांव बरियापुर का यह मामला बताया जा रहा है और यह वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर। दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं, मामूली कहासुनी हुई और उसको लेकर ये दो पक्षों में विवाद हुआ है। हालांकि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। निर्माणाधीन मकान के पानी को लेकर दरअसल ये पूरा विवाद हुआ और आप ये तस्वीरें जरा देखिए कि किस तरह से ये दो पक्षों में मारपीट हुई है, जमकर लाठी डंडे इनमें चले हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस पूरे मामले की। ये दो पक्षों के बीच विवाद और इसमें जमकर लाठी डंडे चलते हुए। हरदोई के टड़ियावा में ग्राम कुआ मऊ में हुए ट्रिपल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस की टीमों ने सर्विलांस टीम की मदद से छानबीन की तो मामला संपत्ति विवाद और संपत्ति को हड़पने की वजह से सामने आए। मृतक रक्षपाल ने बाबा की संपत्ति का वारिस बनने के लिए उसको हटाने का षड्यंत्र रचा और उसके षड्यंत्र में उसके साले संजय और मित्र राजीव शामिल हुए। तीनों ही लोगों ने रात के अंधेरे में 31 अगस्त को बाबा की नृशंस हत्या कर दी। खास बात यह है कि रक्षपाल इस घटना को अंजाम देने के बाद भी घटनास्थल पर बराबर बना रहा और उसने ग्राम प्रधान को फोन कर बताया कि रात में किसी ने आकर बाबा, उनकी शिष्या और उसके पुत्र की नृशंस हत्या कर दी। एसपी अमित कुमार की अगुवाई में बनी पुलिस टीम द्वारा जांच पड़ताल खोजबीन से जुटाई गई जानकारी से हत्यारा बच नहीं सका। हत्यारे ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त खून से सनी एक पोटली में अभियुक्त की टी-शर्ट, घटना में शामिल बाइक, 4 मोबाइल, एक फर्जी वसीयत और चाकू भी बरामद कर लिया है और मृतक रक्षपाल के ऊपर 11 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और वो मजीला थाने के हिस्ट्रीशीटर अपराधी भी बताया जा रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता ने एसपी अमित कुमार से इस मामले को लेकर खास बातचीत की। हरदोई के टड़ियावा थाने में ट्रिपल मर्डर जो परसों हुआ था, 36 घंटे के अंदर पुलिस ने उसका पूरा खुलासा कर दिया है। दर परत ये मर्डर हुए, सुनियोजित मर्डर थे। हमने जैसा कि आपको अपने लाइव में भी बताया था कि यह प्रॉपर्टी विवाद का ही मसला हो सकता है। पुलिस इसी एंगल पर काम कर रही थी और यह पूरा खुलासा हो गया। हमारे साथ हरदोई के कप्तान अमित कुमार जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर इसकी क्या चाहत थी। यह शिष्य था जिसने मर्डर किया, गैंगस्टर था, ये इस पे 11 मुकदमे दर्ज थे। आखिर ये क्यों वहां रुका और किस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया? इसमें ट्रिपल मर्डर की घटना में जो मीरा दास और नेत्राम हीरा दास के पुत्र की हत्या हुई थी। इसमें इनके साथ एक शिष्य रक्षपाल रहता था, जिसने एक सुनियोजित ढंग से उनकी प्रॉपर्टी कब्जा करने के लिए, जो उनके पास 48 बीघे के आसपास की प्रॉपर्टी थी जिसकी कीमत अच्छी खासी है, और इसको कब्जा करने की नीयत से इसने उसकी पूरी हत्या की। और इसी हत्या के पहले इसने जो सुनियोजित ढंग से वो प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम कराने की भी कोशिश की, जिसमें से एक फर्जी वसीयतनामा तैयार करके जो हीरा दास थे उनसे सिग्नेचर भी करा लिए थे कुछ दिन पूर्व। तो आपने देखा कि ये पूरा फर्जी वसीयत का मामला था। फर्जी वसीयत कराने के बाद उसके मन में लालच आया और उसने ईंट पत्थरों से कूच के उसकी हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले खुलासा कर लिया, लेकिन इस मामले में आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं के बयान आए, ट्वीट हुए कि घोर अपराध हो रहा है, अपराध जंगल राज है, लेकिन 36 घंटे के अंदर पुलिस ने जिस घटना का खुलासा किया है वो वाकई में सराहनीय। बागपत पुलिस के गले की फांस बन गया है दरअसल फर्जी एनकाउंटर। दर्जनों परिवारों ने घर बिकाऊ के आरोप के पोस्टर लगाए हैं। गांगनोली गांव से पलायन की भी चेतावनी इन्होंने दी है। पुलिस ने प्रधान के बेटे का एनकाउंटर दरअसल किया था। प्रवीण राठी को घायल कर गिरफ्तार किया गया था। खेत से काम करते वक्त पुलिस उसे उठा ले गई, ये बात परिजनों ने कही है। परिजनों ने सीसीटीवी फुटेज भी जारी कर इस पूरे मामले की पोल खोली। प्रवीण की मां सुभाषना गांगनोली गांव की है और
प्रधान दोगट थाना पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है और ग्रामीण ये कह रहे हैं कि नहीं रहेंगे गांव में, पुलिस से डर लगता है। इस मामले में ग्रामीण और पुलिस का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवा देते हैं। जी कि हमारे प्रधान का ले जाकर वहाँ से क्या वो दिखा दिया जी, गोली मार दी और हमें चाह रहा है कि हमारे प्रधान को इंसाफ मिले। हाँ जी, नहीं जहाँ हमारे प्रधान है हम भी वहीं जाएंगे जी। प्रधान को नहीं बख्श रहे, फिर हम क्या बख्शेंगे जी। पोस्टर लगाए गए हैं कि यह मकान बिकाऊ है, ये इस वजह से लगाया गया है सर जी। 30 तारीख की लगभग 5 बजे के बाद शाम के टाइम हमारे जो वर्तमान प्रधान जी हैं गांव में, उनके जो लड़के हैं प्रवीण जी, वो खेत में अपने खेत में काम करने के लिए गए थे और नॉर्मल अपने खेत में काम भी कर रहे थे और वहाँ पुलिस पहुँचती है लगभग 6 बजे और उनको वहाँ से उठाया जाता है उनके खेत में से। उठाने के बाद में लगभग 10 या 15 मिनट के अंतराल के बाद दूसरे खेतों के दूसरे गांव के जंगलों में मुठभेड़ दिखाई जाती है। पुलिस पब्लिक को परेशान कर रही है। पुलिस से परेशान होने के बाद में हमने ये फैसला लिया जी गाँव में से चले जाके बस परेशान किया। किसी को भी पकड़ा जी फर्जी केस, मेरे घर वाला खुद फर्जी केस में मुझे आ रहा है जी। इसी केस में किसी को भी पुलिस का काम है पब्लिक को सुरक्षा देना, न कि फर्जी मुठभेड़ में या किसी भी चीज़ में दिखाना। मामला है थाना दोगट की पुलिस ने 30/8/2020 में शाम को 5 बजे खेत पर मेरा लड़का प्रवीण काम करने के लिए गया था, मैं भी वहाँ मौजूद था। दोगट पुलिस आई कई गाड़ी लेकर के और वहाँ से लड़के को ले गए और इधर टीकरी चौकी के पास में जो है फर्जी मुठभेड़ दिखा करके पैर में गोली मार दी। 4 साल से यहाँ रह रहा है, गांव वाले सब बता सके, कोई क्राइम नहीं किया, पूरा काम किया। गांव में जो है फिलहाल जो है प्रवीण की मम्मी जो है सुभाषना राठी वो प्रधान है, ग्राम प्रधान, और गांव में जो 33 साल में काम नहीं हुआ वो इस पीरियड में हुआ। 30 तारीख को थाना दोगट क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर अपराधी प्रवीण, जिस पर आधा दर्जन से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज हैं, वो पकड़ा गया था। उसके परिवार के सभी सदस्य शातिर और दुर्दांत अपराधी हैं। एक भाई उसका पूर्व में 1 लाख का इनामी रह चुका है और मारा जा चुका है। एक दूसरे भाई पर उसके 15 मुकदमे हैं, जेल में बंद है। उसका बाप है जो गांव का वर्तमान प्रधान है, उस पर भी हत्या और गैंगस्टर जैसे संगीन धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं और उन्हीं के द्वारा ये पोस्टर। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक इकाइयां और करोड़ों कामगार आज आत्मनिर्भर होने की राह पर हैं। राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम लागू कर 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। श्रमिकों का स्किल मैपिंग कर अब तक 50 लाख से अधिक लोगों को सूक्ष्म, लघु एवं बृहत औद्योगिक इकाइयों में रोजगार की व्यवस्था की जा चुकी है। जब से मेरा रोजगार यहाँ कंपनी में खुला है तब से मुझे काम मिल गया, अपने बच्चे लोगों को और अपना पेट पाल रहे। आज प्रदेश की 7.97 लाख औद्योगिक इकाइयां क्रियाशील हो चुकी हैं। इनमें से 7.66 लाख MSME इकाइयों को 22,296 करोड़ का ऋण दिया जा चुका है। सरकार के अनुकूल कदमों के फलस्वरूप पेप्सिको ने 800 करोड़ रुपए तक का निवेश करने का मन बना लिया है। इसी प्रकार IT कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी ग्रेटर नोएडा में 4000 कर्मचारियों की क्षमता का कैंपस स्थापित करेगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों के व्यवसाय के लिए प्रति दुकानदार प्रति पटरी 10,000 रुपए का ऋण दिया जा रहा है। हर एक श्रमिक की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी लेने के साथ हर हाथ को कार्य मिल सके, हर घर में रोजगार उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से सरकार कार्य कर रही है। सरकार और नागरिकों के इस अनोखे तालमेल से आज उत्तर प्रदेश कोरोना पे विजय पाकर विकास की नई राहें बनाने की ओर अग्रसर हो चला है। बड़ी खबर के प्रस्तुतकर्ता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। उत्तराखंड की सियासत में मचा घमासान। त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार से नाराज 20 से 25 विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से विश्वंत सिंह ने की है मुलाकात। विश्वंत सिंह ने जारी की है अपनी नाराजगी।
उत्तराखंड की सियासत में मचे घमासान के बीच बोले सांसद अजय भट्ट, कहा मीडिया में चल रही खबरें बेबुनियाद, मेरे कहने पर कोई विधायक नहीं है नाराज, सरकारी अधिकारी अपने कामों में कर रहे हैं लापरवाही। हरीश रावत ने त्रिवेंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा प्रदेश की जनता के लिए सरकार ने नहीं किया कोई काम, प्रदेश में तेजी से फैल रही है कोरोना महामारी, सरकार लोकतंत्र और संविधान के साथ कर रही महापाप। रुद्रप्रयाग में फूटा कोरोना बम, एक गांव में मिले 36 कोरोना पॉजिटिव, 90 सैंपल से 36 सैंपल पॉजिटिव, सभी मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में किया गया शिफ्ट।